शुक्र है आप आ गए, मैं आप ही को फोन करा। क्यों, मेरे बारे में खबर आपने नहीं पढ़ ली? क्या हो गया, ये लोग क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं? भाई मैं अकेला नहीं हूँ, 2 और भी हैं, उनके भी नाम। मुझे तो सिर्फ आपसे मतलब है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, साथ हैं, हमारी लड़ाई इकट्ठी है। जमींदार और सरमाएदारों की पजर मारेगी तो हमें साथ मारेगी, क्योंकि वहां के आदिवासियों की कमान है। क्या है ये? कुछ कागजात में, बम नहीं है, बाद में। तो फिलहाल क्या कर रहे हो? क्यों? मैं आपको कॉफी पिलाने के लिए आप? जिंदगी में एक वक्त आता है जब आदमी सोचता है कि उसे सब कर लेना चाहिए जो उसने कभी नहीं किया। ये काम उसमें से चलिए, इसे तो रख लो। हाँ, जरूरी है। आइए। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसे रख के ना जाओ यार, हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि आप रख के जाएंगे, फिर वापस अपना काम निपटा के आएंगे, फिर पैसे लेके जाएंगे, फिर बाकी पैसा वापस देने आएंगे। हाँ, ये ले जाओ और बाकी वापस मत लाना। हामिद साहब, आप टिप भी देते हैं? आज तक नहीं दी, आज दे लूं। तो कॉफी पियो। हाँ। और मेरी बात जरा गौर से सुनते रहो। ऐसा है, मेरा एक दोस्त है फिल्म प्रोड्यूसर, जो कभी जरूरत पड़ने पर या मेरी मदद करने के लिए मुझसे गाने वाने लेता रहता है। तो जो लिफाफा मैंने तुम्हें दिया है उसके अंदर मैंने हर सिचुएशन पे हर तरह के गाने लिख दिए हैं, बहुत से। तुम उसे देते रहना, और अगर वो खुद से ना मांगे तो उसे याद दिलाना कि मैं गाने लिख करके आया हूँ। हामिद साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? खालिद मियां, तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम समझ सकते हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। जुबैदा की वक्तन फवक्तन इससे आमदनी होती रही। अशरफ का मैंने तुम्हें बाकायदा गार्जियन बना दिया है, ताकि तुम उसकी रहबरी कर सको। तो जैसे जैसे बड़ा हो तुम उसकी मदद कर सको। रही जुबैदा की बात, देखिए, मैं यहाँ आपकी वसीयत सुनने नहीं आया हूँ। मैं सुना है शमा के आजकल बहुत नजदीक आ गए। मैं सारी बातें तफसील से सुनूंगा अभी। खैर फिलहाल जुबैदा का मसला सुलझाना। देखिए, मुझे ना कुछ सुलझाना है ना सुनना है। मुझे देखो, किसी दिन इसी तरह से एक धमाका होगा और मैं नहीं रहूंगा। खालिद मियां, 2 बातें सुनना जरूरी है, सुन लो। एक तो ये कि मेरे बाद जुबैदा का मेरी पार्टी से ताल्लुक खत्म ना हो, वो मेरी जगह लड़ती है, ताकि एक दिन वो मेरी जगह ले सके। दूसरी बात, अशरफ जब बड़ा हो जाए, कुछ बन जाए, तो उसे याद दिलाना कि इस मुल्क में 90% लोग ऐसे हैं जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। इसलिए जरूरी है कोई उनके लिए लड़े। ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरी तरह लड़ते लड़ते मर जाए, लेकिन कम से कम उनके लिए जिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो सुअर बन जाते हैं, वो गंदगी पर पलते हैं और गंदगी पैदा करते हैं। हेलो। हाँ, कौन? फज्जो बोल रही है? हम बड़े राजा साहब बोल रहे हैं। सलाम बड़े राजा साहब। सलाम। लतीफ मियां है? हाँ है, अब वो बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बूजान, बताइए क्या बात? मेरे गले में फांसी डलवाकर तुम वहां जाके बैठ गए। जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ? तो इनकम टैक्स में शिकायत की थी ना? क्षमा तो बच गई, मैं फंस गया। अब पूछ रहे कि झूठी शिकायत क्यों? ये तो बहुत बुरा हुआ अब्बूजान। आप एक काम कीजिए, आप मेरी सास को फोन कीजिए कि अम्मी बीमार है। शबनम को नहीं तो फज्जो को और मुझे फौरन भेजिए। उसे क्यों? उसे इसलिए कि फज्जो साहब फज्जो को नहीं रखना चाहते हैं सास की खिदमत के लिए। अगर फज्जो नहीं आई तो बच्ची का सारा बोझ अम्मी जान पर पड़ेगा, और शबनम भी उसे लाना चाहती है। हाँ बिल्कुल, इसलिए आप अभी फोन कीजिए सीधा सास को, उनको नहीं। हाँ अच्छा, खुदा हाफ़िज़।
बेगम, शबनम को भेज दो। तुम्हारा वो दामाद फिर चला जाए, मगर फज्जो नहीं, मैं उसे हरगिज़ नहीं भेजूंगा। फज्जो जाएगी क्योंकि शबनम के दिन चढ़े हैं और वहां उसकी सास भी बीमार है। वो बिल्कुल नहीं जाएगी। वो जाएगी और जरूर जाएगी। इस बात मैं आपकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। क्यों? क्यों नहीं मानेंगे? हुआ क्या? हुआ क्या है? उस बदकार को मैं कतई नहीं भेजूंगा, समझिया? क्या किया है उसने? कहीं किसी से लगी है तो भिजवा दीजिए हैदराबाद। वहां शबनम और उसकी सास की निगरानी में रहेगी। ओ बेगम, मैं कैसे समझाऊं आपको? आप समझती क्यों नहीं है? मैं नहीं समझती। मेरी बेटी का पहला जापा है और वो बगैर नौकरानी के रहे, जबकि उसकी सास भी बीमार है। अच्छा, तो दुनिया में सिर्फ फज्जो ही एक नौकरानी रह गई है? फज्जो ने जिस तनदेही से शबनम की खिदमत की है ना, वो कोई घर वाली भी नहीं करती। आखिर खराबी क्या है उसमें? या तो ये बताओ, वरना वो जरूर जाएगी। आप बीमार हैं, मैं जाने दीजिए, मगर बाद में ये मत कहिएगा। अरे मैं बीमार क्या हुई? आप घर के हर मामले में दखल देने लगे। मतलब क्या है आपका मेरी बात से इनकार करने में? कोई नौकरानी खड़ी होती है जो हाथ की सच्ची और काम में खड़ी हो, वही ठीक नौकरानी होती है। ठीक है, जो दिल में आए करिए। आप ठीक हैं, मैं ही गलत हूं। जो होता है होने दो। मुझे क्या मारा है खुदा तूने? अरे अब्दुल, एक कप चाय लाओ। दुल्हन और लतीफ अभी तक नहीं आए। जरा फोन कर कर पूछिए ना कि लखनऊ वाली गाड़ी आई कि नहीं। वो तो आ जाएगी, लेकिन तुम इधर उधर कहाँ घूम रही? अब तक लेट जाओ। मैंने उन्हें झूठ कैसे बुलवाया कि तुम बीमार हो? ये लतीफ से बोला था मुझे। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का झूठ बोले बिना खाना पचता भी है कि नहीं? किसी दिन ये ना कह देना कि मैं मर भी गई और मुझसे कह देना कि कफन ओढ़कर सो जा। अपने साथ मुझे भी जहन्नुम भेज कर रहना। वहां से अकेली जा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ चल और अंदर लेट। बोलो आगे चल, चलो 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 चलिए। क्या हुआ, फिर से दर्द हुआ? नहीं, आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। भाई आप देखभाल के चला करें। खैर मैं लेडी डॉक्टर को बुला दूंगा, चेकअप कर जाएगी आपका। डॉक्टर से कहिएगा फज्जो को भी देख ले। ट्रेन में काफी तबीयत खराब हो गई थी इसकी। सलाम सरकार। सलाम बेगम साहिब। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अच्छी हूँ। रतन, गाड़ी में इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी कोठी में ले जाओ, आराम कर ले। अम्मी कहाँ है? जी ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही है। अच्छी हूँ, तेरी तबीयत कैसी है? उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। भाईजान, हाँ? कुछ दिन पहले महल के एक कमरे का फर्नीचर गायब हो गया। आज दूसरे कमरे का फर्नीचर गायब हो गया। मुझे क्या पता शाहिदा, फर्नीचर अगर होता तो वही होता, नहीं है तो नहीं होगा। मुझे भुलावा हुआ है कि वहां पे कोई फर्नीचर था। मुझे कोई भुलावा नहीं हुआ, वहां फर्नीचर था, हर कमरे में फर्नीचर था। तू कैसे कह सकती? तुझे क्या पता? तेरा तो तलाक हो गया था और तू वहां पे बावर्ची खाने के बगल वाली कोठरी में रहती थी। और फिर ये रात चली गई। अरे उस मुंशी की बेटी ने दे दिया होगा अपने बाप को। वो मेरी सौतन थी लेकिन ईमानदार थी। फर्नीचर आपने बेचा है। मैंने बेचा? हाँ हाँ, आपने बेचा है। मैंने अपने कानों से सुना, आप किसी से बात कर रहे थे। फिर पूछती क्या? मैंने बेच दिया तो बेच दिया। और वैसे भी तू तो सब कुछ अपनी सौस को दे रही थी और वो मेरे काम आ गई। चुपचाप कान बंद करके पड़ी रहे।
अगर मैंने ही कोर्ट में अर्जी दे दी कि तू फर्नीचर बेच के खा रही है तो कोर्ट सब कुछ तुझसे वापस ले लेगा और जो कुछ मैंने अब तक खाया है वो भी तुझसे वसूल करेगा। इसलिए आंख और कान बंद करके अंधी और बहरी बन जा। अभी अभी मेरा बेटा और बहू लखनऊ से आए, तेरा मूड खराब मत कर, चली जाए। बड़ी गुस्से में है या फिर भाईजान में? वो मेरा भाई नहीं है, चोर है, अय्यार है, और उसका बेटा बदमाश और अय्यार। क्या अभी मिजाज ठंडा हुआ है और भी कुछ कर दी? जैसे आपका भतीजा और भतीजे की बहू जो लखनऊ गए थे आ गए हैं? हाँ, अभी पता चला बुजुर्ग को। हाँ, लेकिन ये तो नहीं बताया होगा कि दो लुगाइयाँ लेके आए। दो लुगाई? हाँ, अब तो सज्जो भी दूसरी लुगाई है ना, और बेगम की तरह शायद वो भी पेट से है। पक्का मालूम नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में पता करके बता दूंगी। फिलहाल तो ये देखो अपने भांजे की करतूत। ये किसने दिया? बच्चों ने। आई चक्कर आ रहे थे। आपके भाई के बेटे साहब ने कहा, हैरातन इसे कोठरी में ले जा। हैरातन कोठरी में ले गई, फोटो लिया और सब पता भी लगा लिया। उसे पता है वो हमला है, तो किसी को नहीं पता। होने दो, कोठरी में जाऊंगी और पक्की खबर लाऊंगी, फिर लेना गिन गिन के बदला। सलाम सरकार। वालेकुम सलाम। आपने मुझे याद किया सरकार? हाँ बैठो। नजीरुद्दीन, तुम्हें याद है एक बार मैंने काजी का पता लगाने के लिए भेजा था तुम्हें, गांव में निकाह पढ़वाते हैं वो? अच्छी तरह याद है सरकार, पर वो वापस नहीं लौटे। भाई उन्हें तो 2 साल से ऊपर हो गया है। सरकार, उनका दूसरा बेटा भी टाडा कानून के अंदर पकड़ा गया, इसीलिए ना जाने वो कहाँ कहाँ छुपे फिर रहे हैं। हाँ। देखो नजीरुद्दीन भाई, किसी भी तरह से उनका पता लगा। मुझे उनसे एक निकाहनामा चाहिए जिसे मुझे अदालत में पेश करना है। वो निकाहनामों के रजिस्टर अपने साथ लेकर तो गए नहीं होंगे, यकीनन गांव में किसी के पास रख कर गए होंगे। सरकार, फिर से कोशिश करता हूँ, चलता हूँ। सलाम। मैंने अपनी बेटी का निकाह करने के लिए किसी की बेटी का हक मारा। अब खुदा मेरी बेटी का वही हक मुझसे छीन रहा है। मुझे शमा का निकाहनामा वापस करना ही होगा। खालिद है। वकील साहब, शमा बोल रही हूँ। आप बहुत अच्छे वकील हो गए हैं। आपकी एक मुवक्किला आपसे मिलना चाहती है। बताइए, हम हाजिर हो सकते हैं? क्या आप मीरा जी की बात कर रही हैं? जी हाँ। आपने आबिद साहब से जुबैदा आपा और मीरा से सीधे रिश्ते जोड़ लिए। मैं तो बस गाइड बनकर रह गई हूँ। बताइए कब और कहाँ लेकर आऊँ? नहीं, आप मत आइए, मैं ही आ रहा हूँ। मगर ये तो जान लीजिए, हम कोर्ट के सामने वाले रेस्टोरेंट में आपका इंतजार करेंगे। जी। मैंने तुम्हारे वकील को बुला लिया। खालिद साहब के साथ बहुत खुल गई हो तुम। ये अचानक कैसे हो गया? साथ मिलकर खुशी बहुत कर रहे हैं। हम दोनों पुणे गए थे लेक्चर देने। वहाँ वो बीमार पड़ गए। एक रात मैंने नर्सिंग की और रिश्ता बदल गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न मैं भी और अधिक प्रसन्न करने वाला आदमी आता ही होगा।
हम असल बात कर लें। जी जी। ये चेक है। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। चेक के साथ आपने अपने पति की वो चिट्ठियां भी मंगा ली जो उन्होंने हिंदू नाम से लिखी हैं। जी, मैंने कुछ और भी किया है। ये चिट्ठियां हैं रमा और उसकी बहन की, जिसमें उन्होंने माना है कि दूसरी शादी हुई है, और उन्होंने मुझसे कहा भी है कि मैंने अच्छा किया कि उनके पति को क्षमा किया। यानी अब यह साबित होता है कि वो अभी तक अपने हिंदू नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। मुझे इसी बात का इंतजार था। अब मैं मुकदमा दायर करूंगा कि हिंदू होकर उन्होंने दूसरी शादी की है पहली बीवी के मौजूद होते हुए, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जुर्म है। लेकिन वो तो मुसलमान बन चुका है। बना होगा, लेकिन ये साबित करते हैं कि अभी भी उनकी आइडेंटिटी हिंदू है। ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और इतना मुकदमे के लिए काफी है। अगर वो ये कहते हैं कि वो मुसलमान है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों हिंदू नाम से अभी भी अपना सारा काम कर रहे हैं और उनके अकाउंट क्यों हिंदू नाम से हैं। शुक्रिया अदा कर कि मैंने इतना अच्छा वकील दिलवाया। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरा एक और काम सरल कर दो। क्षमा, उनसे कहो कि ये खर्चे के लिए पैसे भी दे दें। तुम कहो। ऐसे कैसे दे दूं? तेरा केस तो मैंने ही नहीं दिलवाया, इसमें मेरा हिस्सा भी है ना? जी बिल्कुल, बल्कि ये सारा का सारा आप ही है। सुन ले, ये तूने मुझे दिया इनके लिए और इन्होंने मुझे दे दिया। रखे, जैसे जैसे खर्च होगा ये लेते हैं।